और निश्चित तौर पे आप फॉर्म डालिए, चूँकि आपका लगभग 50% तैयारी हो चुका है। अब 50% ही आपको उधर भी तैयारी करना होगा। तो 7 तारीख तक डेट दिया है, तो आप बीपीएससी 69 का भी फॉर्म डाल सकते हैं। जिन लोग का एज बचा हुआ है, जो अभी युवक हैं, वो बिहार पुलिस का भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब भी कोर्स से जुड़ना चाहेंगे, अगर क्लास करना चाहेंगे, तो आगे इसके बाद जो है आप कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग साइंस देखेंगे, और ये जो साइंस के जो भी क्वेश्चन हैं वो बीपीएससी टीचर हो चाहे बीपीएससी प्रशासनिक सेवा का हो, तो लगभग सेम सिलेबस है। चाहे बिहार पुलिस में भी बैठेंगे तो वहाँ भी यही सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल कंपटीशन के लगभग 80% क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है। ठीक है, बस लेवल में अंतर होता है, बाकी टॉपिक सबको पढ़ना ही होता है। जैसे अगर आप बीपीएससी प्रशासनिक सेवा में जाते हैं या बीपीएससी टीचर का भी, तो लगभग लेवल सेम ही होगा, थोड़ा बहुत का ही अंतर होगा। ठीक है, इसीलिए अगर आपने तैयारी किया है तो आपका 50% तैयारी हो रखा है। आगे थोड़ा और पुश करेंगे तो आप उधर भी जा सकते हैं, उधर की भी तैयारी कर सकते हैं, और चांस लेना चाहिए। जब आपका एज बचा हुआ है तो निश्चित तौर पे आपको देखना चाहिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपको पता होगा, कई बार हमने बताया, कई लोग समय मार देते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने बार पूछा है, कहना मुश्किल है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका जो है इकाई है? तो वो है आपका दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? अब देखिए, हमने आपको बताया था सदिश और अदिश। सदिश वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको सदिश कहते हैं। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, डायरेक्शन नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? अदिश कहलाएगा। तो यहाँ पूछ रहा अदिश राशि है। तो बल, देखिए बल जब भी लगाते हैं फोर्स, तो एक डायरेक्शन में लगाते हैं। दाब, वेग भी आपका जो एक दिशा में होता है। त्वरण, ये भी आपका जो है वेग परिवर्तन की दर है, तो वेग है, तो वेग में जब वेक्टर है तो त्वरण भी वेक्टर ही होगा। यानी आपका ये सब सारे क्या है? सदिश राशि हैं। बल भी आपका सदिश राशि है, और ये भी। लेकिन दाब, जब आप प्रेशर लगाते हैं तो दाब चारों ओर से लगता है। जब आप किसी वस्तु पे दाब लगाते हैं तो इधर से भी लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इधर से नहीं लगेगा, चारों ओर से दबाव लगता है। जब आपका दाब ज्यादा होता है चारों ओर से, तभी यह विकृत अवस्था में जाती है वस्तु। तो यानी दाब जो है आपका कौन सा राशि है? तो याद रखिएगा, दाब एक अदिश राशि है। याद रखना है आपको, दाब एक किस प्रकार की राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है। चलिए, आज संडे था, ठीक है, इसीलिए आज क्लास लेने के मूड में नहीं थे, लेकिन फिर लगा कि ले ही लिया जाए, क्योंकि जितना हो जाएगा मेरे लिए भी हल्का होगा और आपके लिए भी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? कोई भी यूनिट नहीं है। तो आपको पता होगा, जो बल होता है, प्रतिबल होता है, दाब, ये सब के यूनिट होते हैं, लेकिन विकृति जो होता है उसका किसी भी प्रकार का मात्रक नहीं होता, यूनिट नहीं होता है। विकृति, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने बार पूछा है, कहना मुश्किल है। आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी जो है, वो मापा जाता है हाइड्रो, हाइग्रो, पायरो। तो यहां पे याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपका आर्द्रता मापा जाता है। एक सेकंड रुक जाइए, आर्द्रता जो होगा वो हाइग्रो होना चाहिए, ये कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। ठीक है, हाइग्रो ही होगा। आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से ही मापा जाता है, यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है,
ये मिस्टेक है, ये गलत है, ठीक है। आपका हाइग्रोमीटर होगा। आर्द्रता जो मापा जाता है, ह्यूमिडिटी जो मापा जाता है, आर्द्रता, वो आपका किससे मापा जाएगा? तो आपका हाइग्रोमीटर से। हाँ बिल्कुल हाइग्रो ही होगा, हाइग्रो से ही मापा जाता है। ये मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दाब का इकाई क्या है? तो दाब का इकाई जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन वर्ग मीटर होगा, ठीक है। दाब का जो होता है क्या होता है? फोर्स बटे एरिया होता है, फोर्स बटे एरिया। और आपको पता है फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम बोल सकते हैं न्यूटन पर वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो दाब का फोर्स बटे एरिया, दाब क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। तो उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग बताएंगे आंसर। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर सूर्य का फोटोग्राफी करना होगा तो किस प्रकार का उपकरण को वहां पे लगाया जाएगा? स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफी, सोनार, साइक्लोट्रॉन, सिस्मोग्राफ। देखिए सिस्मोग्राफ नहीं होगा, क्योंकि सिस्मोग्राफ से क्या होता है? भूकंप मापा जाता है। साई इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। सोनार आपका जो है समुद्र में दिशा या दूरी मापा जाता है सोनार से। यहाँ पे हो जाएगा स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ, जिससे जो है आपका सूर्य का आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। सूर्य का फोटोग्राफी इससे खींचा जा सकता है। थीटा वाला, साइन थीटा कॉस, त्रिकोणमिति वाला कह रहे हैं? नहीं, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे मेरे समझ से। ऐसे मैं बता दूंगा थीटा वाला जो है साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमिति का है। बता दूंगा, ठीक है, एक दिन त्रिकोणमिति करवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। त्रिकोणमिति में कुछ है नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, थर्म किसका यूनिट है? थर्म खास करके किसको मापा जाता है? तो शक्ति का बिल्कुल नहीं, वाट में मापा जाएगा। उष्मा को मापा जा सकता है, प्रकाश को नहीं, दूरी को नहीं। तो किसको मापा जाएगा? तो उष्मा को ही थर्म में मापा जा सकता है। या थर्म किसका यूनिट होगा? तो उष्मा का यूनिट आपका थर्म होगा। थर्म किसका यूनिट होगा? तो उष्मा का यूनिट होगा। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, या बहुत ज़्यादा 1600 डिग्री, 1000 डिग्री, ये सब को मापने के लिए हम लोग किस थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन रूप से मरकरी तापमापी काम नहीं करेगा आपको, वहाँ पर प्लेटिनम प्रतिरोध, हाँ ये आपका जो है काम करेगा। प्लेटिनम प्रतिरोध या ताप विद्युत उच्च तापमापी दिया हुआ है, तो उच्च बहुत ज़्यादा तापमान होगा तब वहाँ पे जो है ताप विद्युत उच्च तापमापी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। एक सेकेंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? जो आपका एक्स किरण होता है, एक्स रे जिसको बोलते हैं, उसको उसके जो तरंगदैर्घ्य होते हैं उसको मापने के लिए किस प्रकार का यहाँ पर उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। क्या कहा जाता है उसको? तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। डायरेक्ट याद रखिएगा, जो एक्स जो तरंगदैर्घ्य होते हैं एक्स किरण, उसके तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए जो है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है? और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में आपने देखा होगा डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हर्ट्ज में क्या चीज मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज को मापा जाता है। ठीक है, सॉरी तरंगों की आवृत्ति, सॉरी यहाँ पे मैंने तरंगदैर्घ्य बोल दिया, तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, उसको यहाँ पर आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। तरंगों की आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। इनमें से कौन सा उष्मा का जो है मात्रक नहीं है? तो ये याद रखिएगा, कैलोरी, अर्ग और जूल ये तीनों उष्मा का ही मात्रक है, लेकिन सेंटीग्रेड ताप का मात्रक होता है, ताप का इकाई होता है सेंटीग्रेड। इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेंटीग्रेड। ठीक है, एक्स रे की खोज किसने किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्स रे की खोज जो है रोएंटजन ने किया था। एक्स रे को किसने खोजा था? तो रोएंटजन ने खोजा था। याद रखिएगा, रोएंटजन एक्स रे खोज पूछ चुका है बीपीएससी एक बार। प्रकाश वर्ष होता है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बिल्कुल नहीं। वह वर्ष जिसमें कार्य, बिल्कुल नहीं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और दूसरा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। अब इस दो में से बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष होता है, और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्या चीज का मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। अच्छे से बस आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, देखिए जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि माइंड है, माइंड डिस्टर्ब होगा या कुछ भी तो थोड़ा भी तो मिस्टेक होगा, इसलिए आराम से पढ़िए। पारसेक हमने फिजिक्स में पढ़ाया था आपको, पारसेक क्या चीज का मात्रक होता है? तो पारसेक भी आपका क्या चीज का मात्रक है? तो पारसेक भी आपका दूरी का ही सबसे बड़ा मात्रक होता है, पारसेक। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जब ब्लड प्रेशर मापते हैं वह कौन सा मीटर होता है? आप लोग अच्छे से जानते होंगे, एस्फेगमोमेनोमीटर, उसको कहा जाता है एस्फेगमोमेनोमीटर। शक्ति का मात्रक है, अभी तुरंत हमने बताया था। हर्ट्ज आवृत्ति मापते हैं, यहाँ पे मेन रूप से शक्ति किसमें मापा जाता है? वाट में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक कौन होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डायन।
तो कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य को जूल में ही मापा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे। दो तो निश्चित तौर पे इस अभी जो भी मीटर से पूछे 2 से 3 क्वेश्चन बीपीएससी पूछ ही लेता है यहां से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाएगा? दूध जब आप नवमान्य सेंटर जाते होंगे, जिनके पास होगा या जाते होंगे उनको पता होगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध का जो घनत्व होता है उसको जांचते हैं, उसी हिसाब से जो है दूध की कीमत लगाई जाती है। अति महत्वपूर्ण है लैक्टोमीटर। प्रकाश वर्ष क्या चीज का इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा 746 वाट। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से पास्कल, आपको पता होगा जो दबाव होता है, प्रेशर, उसको पास्कल में मापा जाता है, जबकि ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जूल में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? दबाव, प्रेशर, पास्कल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का इकाई, अश्व शक्ति शक्ति का इकाई, बिल्कुल ये सब सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी का इकाई। सेल्सियस उष्मा का इकाई नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ताप का इकाई होता है, इसीलिए ये आपका जो है गलत हो गया। सेल्सियस लगेगा उष्मा, उष्मा अलग है, ताप अलग होता है। सेल्सियस ताप का इकाई मापक है, उष्मा की इकाई जूल या अर्ग उसमें मापा जाएगा। पास्कल इकाई है तो दाब का, प्रेशर का, अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। पास्कल किसका है इकाई? तो दाब का। एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में ये सब सारे में से कोई ना कोई होगा, देख लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब की इकाई या दबाव की इकाई क्या होती है? तो उसको बार में मापा जाता है। वायुमंडल प्रेशर किसमें मापा जाता है? तो बार में। तेल में एक बैरल किसके बराबर होता है? तो एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल कितने के बराबर होता है? तो 159 लीटर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? आपको हमने याद करवाया था, याद कीजिए। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो। तो इसमें जो जितना दिया गया है उसमें सबसे जो छोटी इकाई है वो आपका फर्मी मीटर है। क्या है? तो फर्मी मीटर। याद रखिएगा, सबसे न्यूनतम इकाई यहाँ पे कौन सा है? फर्मी मीटर। माइक्रोन 10 पे पावर माइनस 6 होता है, नैनो 10 पे पावर माइनस 9 होता है, एंगस्ट्रम 10 पे पावर माइनस 10 होता है शायद, जहां तक कि मुझे याद है। फर्मी मीटर, तो एक फर्मी मीटर किसके बराबर होता है? आप लोग बताइए, एक फर्मी मीटर। मैं तब तक सर्च कर लूं थोड़ा सा, एक फर्मी मीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, दस पे पावर -15।
पिको फेम्टो भी तो कहा जाता है, फर्मी को ही फेम्टो भी कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा नाम अलग कर दिया, -15, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि देखिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो होता है, ठीक है। तो फर्मी जो है, फेम्टो को ही फर्मी यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए हमने बताया था जैसे डेसी हो गया, सेंटी हो गया, तो यहाँ पे पहले -1 -2, मिली 3, माइक्रो से अब फिर 3 3 बढ़ाते हैं, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, फेम्टो को ही फर्मी कहा जाता है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए हमने नेट का सहारा लिया। तो आप लोग को भी कहीं कमी नज़र आए तो ज़रूर नेट का सहारा लेकर के सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि माइंड है, बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग में रहता है। तो गया पेंटा वो प्लस वाला होता है, ओटो बोलते हैं 18 को, ठीक है। 18 जो माइनस में होता है ना, वो ओटो बोला जाता है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा जो आप बोलते हैं ना प्लस में होता है। एक होता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ठीक है। ये पीटा जो होता है एक्सा, ठीक है, ऐसे होता है। किलो, अभी क्या बोले, मेगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ऐसे होता है, प्लस में होता है वो, ठीक है। वो पीटा 10 पे पावर 15 जो होता है वो प्लस, ये माइनस वाला है, तो ये छोटा पूछ रहा है ना, इसीलिए फॉर्म तो ठीक है, फर्मी ही होगा। चलिए, तो देखिए हमने इसलिए यहाँ पे चर्चा कर दिया, हो सकता है माइक्रोन ही पूछ दे आपको, तो माइक्रोन 10 पे पावर -6, नैनो 10 पे पावर -9, पिको ही पूछ दे आपसे, फेम्टो ही पूछ दे, ओटो ही पूछ दे, तो अपना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पायर हीलियोमीटर, ठीक है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो जो ये पायर हीलियोमीटर होता है, इससे सौर विकिरण जो होता है, रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, उसको मेन रूप से मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सोलर रेडिएशन, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग मारेंगे। जो पायर हीलियोमीटर जो है वो सौर रेडिएशन, ठीक है, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना होगा। मैनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, तो गैसों का जो दाब होता है, प्रेशर, उसको मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैनोमीटर का प्रयोग क्या चीज में प्रयोग किया जाएगा, तो गैसों का दाब, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। बहुत ठंडा, जो ठंडा में भी जमे नहीं, तो एल्कोहल आपको पता होगा कि ठंडा में भी नहीं जमता है। आप कितना भी फ्रीजर में रख दीजिए शराब को, वो कभी नहीं जमेगा आपका। तो एल्कोहल चूंकि अगर ओरिजिनल है तो जमेगा ही नहीं वो। तो एल्कोहल थर्मामीटर का माइनस वाला टेम्परेचर, खूब माइनस से 180 -200 डिग्री जो हो जाता है, तो वो सब को मापने के लिए यहाँ पर जो होता है एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न तापमान मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो एल्कोहल थर्मामीटर। क्यूसेक में क्या मापा जाता है,
तो क्यूसेक जो होता है वो जल, आप लोग पढ़े होंगे, तो जल का बहाव होता है वो क्यूसेक में होता है। जैसे ये मान के चलिए पाइप है, इससे जो जल का बहाव निकलेगा, ठीक है, तो इसको जो मापा जाता है वो क्यूसेक में मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा जल का बहाव। बस सुनिए आप लोग अच्छे से, सुनने से ही आपका काम बन जाएगा। डॉप्सन कई बार हम लोग चर्चा करते थे ओजोन वाला में। ओजोन का जो परत होता है डॉप्सन में मापा जाता है, उसमें O3 गैस की प्रचुरता होती है ओजोन लेयर में। पृथ्वी की मोटाई मापने बिल्कुल नहीं, हीरे की मोटाई बिल्कुल नहीं। हाँ आ गया, ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापने में डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। अति महत्वपूर्ण। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जैसे टाइटेनिक डूब गया, तो वहां का पता लगाने में कैसे पता लगाया जाएगा, किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? तो उसके लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार एक यंत्र है जो समुद्र की गहराई का पता लगाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता जो मापा जाता है वो क्या चीज से? क्रोनोमीटर बिल्कुल नहीं, एनीमोमीटर इससे भी नहीं, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाएगा? तो पायरोमीटर का प्रयोग जो होता है उच्च तापमान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाएगा? तो उच्च ताप। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर जो होता है आपका मेन रूप से प्रयोग क्या किया जाता है? पवन का वेग, जो आपका एयर जो प्रेशर या पवन का जो वेग है, प्रेशर नहीं कहिए, मतलब जो गति है पवन का, वायु का, एयर का, उसको मापा जाता है एनीमोमीटर में। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्य का जूल, बल का न्यूटन दिया हुआ है, दाब का, द्रव्यमान का किलोग्राम दिया गया है, दाब का डाइन। तो दाब का हमने बताया था पास्कल होता है, डाइन नहीं होता। डाइन जो होता है फोर्स को मापा जाता है, न्यूटन में, डाइन में, ये सब में, ठीक है। तो दाब पास्कल मापा जाता है, इसीलिए ये आपका गलत है, बाद बाकी का ऐसा यूनिट सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, समझिए क्या कह रहा है। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करेगा? ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर, ज्वाला के तापमान पर, ढक्कन के भार पर, ठीक है। तो ये क्या चीज पर डिपेंड करेगा? जो आप भोजन पकाते हैं प्रेशर कुकर में, तो किन बातों पर यहाँ पर जो है प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पर जो है तीनों हो जाएगा, ठीक है। ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर, साथ साथ आपका जो है ज्वाला का टेम्परेचर पर, और ढक्कन के भार, ये तीनों पर यहाँ पर जो है प्रेशर कुकर का जो है प्रेशर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दाब का मात्रक है प्रेशर, फोर्स बटे एरिया, यही बताया था ना, फोर्स बटे एरिया। तो यहां पर देखिए होना चाहिए यहाँ पर क्या? न्यूटन पर मीटर,
वर्ग मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, फोर्स को आप माप सकते एम ए मास, एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एम ए त्वरण, तब भी यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा नहीं अगर हम वो भी देखेंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है एरिया हो गया आपका, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है उस तरह का। ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर होना चाहिए, सेंटीमीटर दिया हुआ है, बिल्कुल किलोग्राम। फोर्स का हो गया आपका, फोर्स F इक्वल टू एम ए, मास को केजी में ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड भी रहता, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, और बटा में आपका एरिया, एरिया भी आपको कम से कम मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, एक एक कट भी गया तो केजी सेकेंड पर मीटर होता, तो ऐसा भी कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। विद्युत शक्ति का इकाई, तो विद्युत शक्ति वाट में मापा जाता है। ठीक है, विद्युत शक्ति जो होता है किस में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को नचाएगा तो उसमें ऊर्जा बदलेगा, यानी सॉरी यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर क्या करता है आपका कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है, क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके रखिए। एक्चुअली क्या है कि ये जो स्क्रीन शेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, विद्युत मोटर याद रखेंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत मोटर जब चलाते हैं तो उसमें जब आप लाइन देते हैं तो वो आपका रोटेट करता है, तो उसमें क्या होता है, वो बदल जाता है यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है विद्युत मोटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए हैं। 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज सीध से विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव, तो यहाँ पे डायरेक्ट याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हो 20 किलोग्राम का तो 200 न्यूटन यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे फिजिक्स में, आपको सिंपल सा जो क्वेश्चन है वही सब पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो वही सब पढ़िए। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, जहां घर्षण है ही नहीं, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन जो है आपका
इसका एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है इसे छींक कर, ठीक है। अगर घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर कोई व्यक्ति है, अगर उसको निश्चित दूरी तक आगे बढ़ना है तो वो छींक कर आगे बढ़ सकता है। कूदेगा तो कूद नहीं पाएगा क्योंकि पैर फिसल जाएगा, तो यहाँ छींक कर आंसर है। अब किस तरीका का है ये मुझे भी क्वेश्चन को उतने अच्छे से मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर कोई जानकारी होगा तो आप शेयर करेंगे इसके बारे में। नहीं, रनिंग तो कर ही नहीं पाएगा दौड़कर, या एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है तो लुढ़कना भी तो नहीं होगा। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे जाएगा? कूद भी नहीं पाएगा, वो दौड़ तो नहीं पाएगा, लुढ़केगा भी नहीं क्योंकि खड़ा है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा, इसका ऐसे आंसर यही दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रहने देते हैं फिलहाल। अगर आ गया सेम तो मार दीजिएगा यही, चूँकि यही आंसर है और एनसीईआरटी के बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब इसका थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा, ये क्या है, छींक कर क्या है, कौन सा छींकना है, जो हम लोग छींकते हैं वो छींक तो नहीं होगा, कुछ और है ये। निम्नलिखित में से किसका संहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? ठीक है, तो संहित केंद्र जो है वस्तु के बाहर होता है, इनमें से किसका? ठीक है, तो रिंग जो होता है उसका जो होता है संहित जो केंद्र होता है वो रिंग के बाहर में होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आपको डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे डाले गए हैं, ऐसे आप लोग को उस लेवल में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखे रहिए, हो सकता है डीप ले जाए तो आपको पूछ दे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, यानी उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और दिशा भी होगा। तो देखिए संवेग में क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में वेग होता है, तो ये तो आपका क्या है, कौन सा सदिश राशि है? तो ये आपका सदिश राशि हो गया। विस्थापन दूरी, ठीक है, दाब ये नहीं हो गया, ये अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन भी आपका क्या है, सदिश राशि है। ये क्वेश्चन फिर मिस्टेक किया है, या तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक मारेंगे क्योंकि आपका दूरी अदिश है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। विस्थापन आपका सदिश राशि है। संवेग भी आपका क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। कौन सी सदिश राशियां हैं? तो एक से अधिक। तो इस तरीका से आपको बीपीएससी में भी फंसाया जाएगा, ठीक है। तो एक से अधिक वाला भी ऑप्शन रहता है, तो ध्यान देंगे इस बात को। पदार्थ के संवेग वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? अब देखिए संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग यानी जो द्रव्यमान होता है और वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संवेग। और बोलता है वेग का अनुपात क्या होगा, तो वेग कट गया तो बचा क्या, द्रव्यमान। तो संवेग और वेग का जब रेशियो करेंगे तो क्या बचेगा, तो द्रव्यमान बचेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान। आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में भी संवेग क्या होता है। और जो लोग नहीं पढ़े तो टेंशन लेने की बात नहीं है, साइंस के बहुत कम ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बस सुन लीजिए, अगर पूछेगा तो बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, बन जाएगा। हवाओं की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो हवा में जो ऊर्जा होगा तो वो गतिज के कारण ही होगा, हवा की गति के कारण ही होगा। तो उसमें जो भी ऊर्जा होगी वो केवल गतिज ऊर्जा होगी। हवा में किस प्रकार की ऊर्जा होगी,
तो केवल और केवल गतिज ऊर्जा होगी, याद रखिएगा। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी या अन्य जनरल कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। आप लोग बताइए, ये सब बता भी रखे हैं हम थ्योरी क्लास में। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सेंट्रीपिटल, अपकेंद्रन, अभिकेंद्र और अपकेंद्रीय। तो जो वॉशिंग मशीन होता है वो अपकेंद्रन के माध्यम से ही आपका काम करता है, तो अपकेंद्रन, ठीक है। देखिए एक क्या होता है, केंद्र की ओर सब वस्तु को अपनी ओर खींचता है, केंद्र जो है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़े होंगे। एक क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है फोर्स, जैसे आपका जो झूला उला होता है, बाहर की ओर देखते हैं जब आप घोड़ा पे चढ़ते होंगे, वो घोड़ा वाला वो जो होता नहीं है झूला, तो बाहर की ओर आपका जो है फोर्स लगता है, ठीक है। अपकेंद्रन हो गया, बाहर की ओर जो लगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करता है, उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, पिछले बार भी पूछा था बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखिएगा जब ट्रेन या बस पे बैठे रहिएगा, जब वो स्टार्ट होगा तो एकाएक जो है पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि आप स्थिर रहते हैं, और जब ट्रेन गति में आता है तो आपका बॉडी क्या करता है कि स्थिर बना रहना चाहता है। यानी जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर में रहना चाहती है, जो गति में है वो गति में बना रहना चाहती है। यही है जड़त्व का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व। क्योंकि आप स्थिर बैठे तो आपका बॉडी चाह रहा है कि स्थिर ही बने रहे, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स वहां पे कार्य ना करे। एकाएक वहां पे बल लगा ट्रेन के माध्यम से, तो आपका स्वाभाविक सी बात है ट्रेन आगे की ओर बढ़ेगा तो आपका शरीर पीछे की ओर जाएगा, चूंकि शरीर स्थिर बना रहना चाहता है, ठीक है। जैसे आप गति में साइकिल चलाते हैं तो एकाएक ब्रेक मारते हैं तो आप गिर जाइएगा, तो आप या दौड़ते भी है तो आपको गति धीरे धीरे कम करना होता है, या जब रुकना चाहते तब भी आप 2-4-10 कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो चूंकि आपका शरीर क्या करता है, गति बनाए रखना चाहता है, तो उसी जड़त्व का ही ये सब सिद्धांत है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ जो होगा वो कैसा बनेगा वहां पर तेल का टैंकर के अंदर, तो वो जो पृष्ठ जो बनेगा वो परवलयीय आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, तो परवलयीय जो वक्राकार जो है वो बनता है, इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। न्यूटन का पहला गति नियम क्या देता है, तो आपको अभी तुरंत हमने बताया न्यूटन फर्स्ट लॉ, जड़त्व इनर्शिया से संबंधित है। जड़त्व के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है वही अवस्था बनाए रखना चाहती है, वही जड़त्व का सिद्धांत होता है। 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा। तो यही आपका न्यूटन का पहला गति नियम है, जड़त्व का सिद्धांत, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो देखिए रॉकेट जो कार्य करता है, देखिए कोई भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब यहाँ पे मसाला जो भी कहिए वहाँ पे जो लगा रहता है मिसाइल, तो जितना वो प्रेशर पीछे की ओर धकेलता है उतना ही वो आगे की ओर उसका मिसाइल जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे जब रॉकेट या जो भी है तो पीछे की ओर उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, धुआं छोड़ता है, तो वो आगे की ओर बढ़ता है। तो ये काम करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, कोई भी मिसाइल जो होता है आप देखते होंगे मिसाइल के नीचे से, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको देखिएगा प्रेशर धुआं निकलता है, फिर वो आगे की ओर बढ़ता है। या आप
नदी में जाते हैं तो जितना आप पीछे की ओर आप जो है प्रेशर दीजिएगा, ठीक है, पानी को धकेलिएगा, उतना आपका नाव आगे की ओर बढ़ता है। तो ये सब जो काम करता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तृतीय गति नियम पे ही ये सब काम होता है। या कोई बंदूक से जब आप गोली छोड़ते हैं तो आपको जितना तेजी से बंदूक निकलता है, आपके बंदूक से गोली निकलता है, उतना ही आपको पीछे की ओर भी वो धक्का देता है बंदूक। तो ये भी आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ही वहां पे काम करता है। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, आप लोग रॉकेट बना के भेज दिए, कोई ट्रेन बना के भेज दिए, ट्रेन बनाए क्या बनाए। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी बेहतर हो चुकी है। बाकी आगे भी प्रशासनिक सेवा में तैयारी करना चाहेंगे, लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करने की इच्छा है तो आप उधर भी जुड़ सकते हैं। ये तो अब आपका जो कोर्स है लगभग साइंस और हिंदी के बाद कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कंटेंट में जो है आपका, जो लोग बाद में जुड़े हैं, कंटेंट में सारा वीडियो डाला हुआ है, उसको देखिए। टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट टेस्ट में कंटेंट में फोल्डर है, उसमें सारा डाला हुआ है, उसको देखिए, अच्छे से बनाइए। एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे या अन्य जनरल कंपटीशन में भी यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। पत्थर को ठोकर मारने में व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, ठीक है। जब पत्थर में ठोकर मारते हैं तो आपको चोट क्यों लगता है? तो क्रिया के विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, तो आपको चोट लग जाता है। देखिए, आप जितना फोर्स से कोई वस्तु को, जैसे मान के चलिए आप किसी वस्तु को धकेल रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं, तो आप उससे ज़्यादा जब फोर्स लगाते तभी वह वस्तु जो है आपसे जो है मोशन में या धकेला जाता है, ठीक है। जब तक आप उसके इतना फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वह वस्तु जो है खिसकेगा ही नहीं। तो यानी आप जितना फोर्स लगा रहे हैं और वस्तु जितना आप पे फोर्स लगा रहा है, जब आप उससे ज़्यादा फोर्स लगाइएगा, जैसे मान के चलिए ये कोई पत्थर का टुकड़ा कुछ भी मान लेते हैं ये, ठीक है, आप इधर से फोर्स लगाइएगा, ये वस्तु भी लगाएगा। मान के चलिए ये जो है 50 क्विंटल का हो, आप कितना भी, आपके पास कितना फोर्स है, कितना भी लगाइए, खिसकेगा ही नहीं। क्यों नहीं खिसकेगा? कि आप जितना फोर्स लगाएगा उससे ज़्यादा ये फोर्स आप पे लगा दिया, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पे देखिए, आप तो पूरा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन कोई वर्क भी नहीं होता है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर पाए कुछ, ठीक है, लेकिन आपका तो खर्च तो हो रहा है, फोर्स एनर्जी तो लग रहा है। तो देखिए, कोई भी वस्तु में तभी वो खिसकेगा या उसका रूप परिवर्तन होगा जब आप उससे ज़्यादा उस पर फोर्स लगाइए, क्योंकि वस्तु भी प्रतिक्रिया स्वरूप आप पे फोर्स लगाती है, ठीक है, तो प्रतिक्रिया से वो चोट लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान गति वाला पिंड जो है त्वरित नहीं होता। बिल्कुल नहीं, त्वरित तो हो ही सकता है, त्वरित होता ही है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा त्वरित हो सकता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? जब आप ऊपर वाला भी झूला भी झूलते होंगे तो आप देखते होंगे जब वो नीचे की ओर आता होगा तो लगता होगा आप हल्का हो गए। तो यानी जब लिफ्ट जब नीचे की ओर आता है तो उस स्थिति में आपको जो है, जब ऊपर की ओर जाइएगा तब तो आपको भारी महसूस होगा। तो ये कब होगा? जब आप वास्तविक वजन से कम महसूस कीजिएगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। जब आपका लिफ्ट तेजी से नीचे आएगा तो आप बहुत हल्का महसूस कीजिएगा, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। जब लिफ्ट तेजी से नीचे आता है तो उस समय आप जो अपना वजन है वो हल्का महसूस कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। झूला में भी यही होता है, जब आप ज़्यादा डर आपको तब लगेगा जब आप नीचे की ओर, जब आप हल्का महसूस करते हैं। जब झूला ऊपर से नीचे आता है तब आपको ज़्यादा डर महसूस होता होगा,
जब आप ऊपर की ओर जाइएगा तो आपको डर नहीं महसूस होगा, ठीक है। लेकिन जो कि आपका डाउनफॉल होगा, नीचे की ओर जब आप झूला में आइएगा तो आपको डर लगता है, क्योंकि आपका वेट जो है वास्तविक से कम हो जाता है। आपको लगेगा कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, तो आप डर जाते हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गतिपाल चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो गतिपाल का प्रयोग क्यों किया जाता है? नाव वगैरह में भी देखिएगा गतिपाल बना रहता है। तो गतिपाल चक्र जो होता है वो गति को समान बनाए रखने के लिए इंजन को क्या करता है? मदद करता है। तो गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है गतिपाल चक्र। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, क्या लगता है आपको, पृथ्वी पे गिरेगा? फर्श पे गिर जाएगा? बिल्कुल नहीं, अचल रहेगा। उपग्रह की गति के अनुसरण गति करता रहेगा, स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्या करेगा? जिस गति में ग्रह गति कर रहा होगा उसी गति का अनुसरण वो भी करता रहेगा, ठीक है। यानी गति को समान, ये उपग्रह की गति का अनुसरण वो करता रहेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे उपग्रह घूमेगा वैसे वैसे चम्मच भी। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री अंदर में जो है आपका भोजन जो करते हैं, तो उसमें जो भोजन वो जनरली करते हैं, तो यहाँ की तरह रोटी सब्जी लेके नहीं जाते हैं, वो लोग कैप्सूल रखते हैं, कैप्सूल फॉर्मेट में, और सबसे ज़्यादा कष्टकर उनको पानी पीने में होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं, तो हर एक चीज़ तैरते रहता है। तो उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री अगर कोई भी चम्मच को गिराएगा तो वह उपग्रह के अंदर ही जो है वो अपना उसी दिशा में घूमते रहेगा, तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। दूध का मथने, जैसे दूध के मथने से जो क्रीम निकलता है वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। जो केंद्र से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, और जो केंद्र की ओर लगता है उसको अभिकेंद्रीय बोला जाता है, ठीक है। हाँ, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देखने पर गेंद का पथ कैसा होगा? जब आप गाड़ी के खिड़की से गिराइएगा तो वो परवलयाकार होगा, जैसे ये होगा, इस तरीका से आपका जो है गेंद का जो है वो दिखता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परवलय हो जाएगा। यह देखिए क्वेश्चन, देखिए, एक गोली टकराती है अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहेगी? क्या सुरक्षित रहेगा? ठीक है, तो यहां पे आपका जो संवेग होगा, ऊर्जा तो यहां समाप्त हो ही जाएगा, जो संवेग होगा उसका मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, वो वहां पर क्या होगा? संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। गति खत्म हो जाएगा लेकिन उसका मास और जो है संवेग जो है वो सुरक्षित उसमें रहता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है। भूमि की ओर एक मकान है मान के चलिए, यहाँ पे पत्थर गिराइए, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? गतिज ऊर्जा हाफ mv² आप लोगों ने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ये। तो सबसे ज्यादा इसका जो, जितना इसका जो है मास जो है ज्यादा होगा और जो वो नजदीक जाएगा, ठीक है, तो उतना वो भारी होते जाएगा। तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम, मतलब भारी नहीं, मतलब उसका गति बढ़ते जाएगा। तो अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगा वो
भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले सबसे ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत काम करता है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहां पर काम करता है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है। तो रॉकेट जो काम करता है वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के ही सिद्धांत पे आपका रॉकेट कार्य करता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन इतिहास का भी महत्वपूर्ण है ये, और फिजिक्स का भी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, यानी पृथ्वी एक आकर्षण बल के माध्यम से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। न्यूटन तो आपका जो है 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ, जबकि उससे बहुत पहले ब्रह्मगुप्त नामक एक गुप्त काल में ही एक साइंटिस्ट कहिए या कहिए भूगोलवेता कहिए या भूगोल शास्त्री कहिए, खगोलविद कहिए, उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो न्यूटन से पूर्व बताने वाले, लेकिन हम लोग किसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? तो न्यूटन ने किया। लेकिन वास्तव में उससे पहले जो है हमारे जो खगोलविद थे, खगोल शास्त्री थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने गुप्त काल में ही बता दिया था। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग यूरोपीय इतिहास पढ़ते हैं, यूरोपीय साइंस पढ़ते हैं, यूरोप का फिजिक्स, उसके लॉ पढ़ते, तो हम लोग जो है उसी को मानते हैं, न्यूटन को। लेकिन अगर पूछे कि न्यूटन के पूर्व यह बता दिया था गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, तो याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त ने ऐसा बता दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेविटेशनल, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। तो पूरा नाम था उसका आइजैक न्यूटन। पूरा नाम क्या था? आइजैक न्यूटन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ा नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्री जब भी सैटेलाइट में रहते हैं, उपग्रह में, तो वो खड़ा नहीं हो सकते। आप देखिएगा वो तैरते रहेंगे, घूमते रहेंगे एकदम हवा में फ्रीली, क्योंकि वह गुरुत्व है ही नहीं, ग्रेविटेशन है ही नहीं जो खड़ा रहेंगे। वो तैरते रहेंगे हवा में ही, इधर से उधर सांप की तरह रोटेट करते रहेंगे। ठीक है, तो गुरुत्व नहीं होता है, इस कारण से वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। और जब वो पृथ्वी पे आते हैं तो उनको 2-3 महीना यहाँ पे भी वो खड़े नहीं रह पाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं वो चलना फिरना। तो धीरे धीरे फिर पृथ्वी पे आते हैं, फिर शरीर उनका एडजस्ट होता है, तो 1-2 महीने बाद ही फिर वो सही से कदम उठा पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य चलना भी भूल सकता है। अगर वर्षों तक वो अगर अंतरिक्ष यान में ही रहे बैठा उपग्रह में, तो वो चलना भी भूल सकता है, कुछ भी काम वो भूल सकता है मनुष्य। ठीक है, क्योंकि शरीर अपने आप को फिर उसी तरीका से ढाल लेगी, जिस पर्यावरण जिस परिवेश में आप रहिएगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा? बिल्कुल नहीं गिरेगा। कम गति से? बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही गतिमान होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ वो घूमते रहेगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देगा। लकड़ी के, लोहे का, मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, आकार समान है, वेट समान नहीं है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पे पहुंचेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, लोहा जो होगा वो पहले पहुंचेगा। आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, साथ साथ तब पहुंचेंगे जब वो निर्वात की स्थिति होगा। जब वो कहां पे होगा? निर्वात में होगा, जहां वायु नहीं होगा, तब साथ साथ पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि आकार सबका समान है, वेट समान नहीं है।
आप सिंपल सा आप देखिए, छत पे चले जाइए, एक लोहा का ले लीजिए, एक रुई ले लीजिए, काट ले लीजिए, मोम ले लीजिए, तो आप देखिएगा कि जो भारी है वो पहले गिरेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर निर्वात लिख दे तो निर्वात में सब वस्तु एक साथ ही गिरता है, तो यहाँ पे कई बार इसमें मिस्टेक है, आंसर की में मिस्टेक है, ठीक है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो समान भार का गेंद है, लेकिन साइज तो अलग अलग होगा। अगर मान के चलिए लकड़ी इतना बड़ा साइज है, लोहा इतना बड़ा साइज है, तो जो वायु होता है वो प्रेशर भी तो लगाता है नीचे से ऊपर की ओर, तो स्वाभाविक सी बात है कि लकड़ी का गत्ता जो है बाद में गिरेगा, एक साथ गिरेगा नहीं, गिरेगा पहले गिरेगा, लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी का गेंद है कि क्या है, लोहे और लकड़ी का समान भार की, तो लकड़ी का गेंद जो है आपका समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो लकड़ी का गेंद जो है वो बाद में गिरेगा, ठीक है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, ठीक है। तो देखिए भार जो होता है वो अपरिवर्तित होगा, ठीक है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पिंड का भार पृथ्वी शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र न्यूनतम स्थिति में रहता है। तो किसी पिंड का भार गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुना हो, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ेगा वह क्या होगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण जब दूरी बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल उसका क्या हो जाता है, चौथा भाग हो जाएगा, यानी घट जाएगा आपका, यानी पहले जितना था उसका चौथा भाग हो जाएगा अगर हम दुगुना दूरी को कर दें तो। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना 1/6 रहता है, बिल्कुल, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऐसी बात नहीं है, गुरुत्वाकर्षण तो है ही, बस उसका जो वेट कम है तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है, उसका साइज छोटा है। तो यहाँ निष्कर्ष जो है इसका उचित यहाँ पे वर्णन नहीं है, ठीक है। तो कारण जो है ये गलत है आपका, ये पहला क्या है, सही है। तो कथन सही है, कारण गलत, कथन सही है, कारण आपका क्या है, गलत है। देखिए चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं रहने के कारण है चंद्रमा का साइज पृथ्वी से कम है, इसीलिए उसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है। गुरुत्वाकर्षण Gm1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो m जितना रहेगा उतना गुरुत्वाकर्षण होगा, दूरी जितना कम होगा उतना वो बढ़ेगा,
जितना दूरी होगा उतना घटेगा। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान के चलिए पृथ्वी क्या है, तो ऊपर और नीचे थोड़ा सा चिपटा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये मान के चलिए पृथ्वी है यहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है। तो ध्रुव पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, ध्रुवों पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है। जो जो मिड की ओर बढ़ेंगे त्यों त्यों आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स घटता जाता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, तो बिल्कुल सही है। जो ध्रुव होते हैं वहाँ पे जो मानव शरीर का भार अधिकतम होगा, ठीक है। जो जो आप विषुवत रेखा के पास जाइएगा, भूमध्य रेखा, त्यों त्यों आपका क्या होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण घटते रहता है। इसीलिए तो जितना भी सैटेलाइट होता है उसको खास करके जियो स्टेशनरी एरिया में छोड़ा जाता है, विषुवत रेखा के समानांतर 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। GSLV नाम सुनते होंगे, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से जियो सैटेलाइट जो सब भारी वजन का होगा वो सब भूमध्य रेखा के समानांतर छोड़ा जाता है। ध्रुव पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और स्वाभाविक सी बात है जब गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा तो मानव शरीर का भार भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। वो डिपेंड करता है आपका जो रेडियस होता है उस पर भी, ठीक है। इधर बढ़ते जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा रेडियस हो जाता है वैल्यू, तो यहाँ पे तो कम रेडियस हो जाएगा ना। तो और पोल में थोड़ा सा चिपटा हुआ भी है ना, तो ये बीच जैसे पृथ्वी है ना, तो इस तरीका से है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है तो यहाँ पे रहेगा तो ये सब रेडियस ज़्यादा रहता है, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस घट जाता है, तो ये भी रीजन होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा पृथ्वी, तब क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। देखिए भार आपका चेंज होता है, द्रव्यमान हर हमेशा वही रहेगा। कोई भी वस्तु है, चंद्रमा पे ले जाइए, ठीक है, तो उसका भार में चेंज होगा, भार में क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन आपका जो है mg भार में चेंज होगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन आपका जो द्रव्यमान है वही रहता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अचानक लुप्त हो जाए, अचानक अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो वस्तु का भार स्वाभाविक है कि शून्य हो जाएगा, ठीक है, और द्रव्यमान लेकिन वही रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा द्रव्यमान जो है वो वही रहता है। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, वही रहेगा। कई बार पूछेगा कि चंद्रमा पे अगर 5 kg का वस्तु ले गए तो देखिए आपका भार चेंज हो जाएगा वो, लेकिन अगर उसका द्रव्यमान है वो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी द्रव्यमान वही रहेगा, आपका भार चेंज हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। द्रव्यमान सेम ही रहता है, भार आपका, चूंकि भार ग्रेविटेशन फोर्स पे डिपेंड करता है, तो वहाँ 1/6 भार हो जाएगा चंद्रमा पर। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी ही दूरी पर अस्तित्व विहीन होता है, ठीक है। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी है एक निश्चित दूरी पे जो है आपका सैटेलाइट घूमता है, तो सैटेलाइट को जो है पृथ्वी जो है उसको एक त्वरण प्रदान करता है, एक आवश्यक त्वरण, जिससे वो घूमते रहता है, ठीक है। और वहाँ पे उतना भी वो फोर्स नहीं लगा पाता कि अपनी ओर खींच ले, तो इसीलिए वो जो है आपका घूमते रहता है।
अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वो ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अपकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, जिसको अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा केंद्राभूमि, जो आपका, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी जो उसको अपने ओर खींचती है, तो उसको अभिकेंद्रीय या केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। उस कारण से वो क्या होता है कि चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, पूछ सकता है आपको अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल क्या है। तो जो भी आप, जैसे चंद्रमा ही आपके पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या कोई भी सैटेलाइट, तो वो सारा एग्जाम्पल है आपके अभिकेंद्रीय बल का ही, ठीक है। तो केंद्राभिमुखी बल भी उसको कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रकृति के ज्ञात बलों के चारों वर्गों में से विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल बल है। विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेशों वाले कणों पर क्रिया करते हैं, ये सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता के कारण है, ये भी सही। ये आपका गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, कौन सा एक सही नहीं है? हाँ ठीक है। लोलक, लोलक दोलन जो करता है, आप लोग घड़ी में भी लोलक रहता है ना, जो लटका हुआ रहता है, तो ये इसके लंबाई पे डिपेंड करता है। तो लोलक की कालावधि किस पे डिपेंड करेगी? द्रव्यमान पे निर्भर, लंबाई के ऊपर। तो जो भी लोलक का जो रोटेट करने का जो होता है, लोलक जो दोलन करता है, वो इसकी लंबाई पे डिपेंड करता है। जो जितनी लंबी लटकी हुई तार होगी या जो भी हो, तो उस पे वो लोलक डिपेंड करता है। तो ये याद रखिएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लोलक की कालावधि किस पे डिपेंड करेगा? लंबाई पर डिपेंड करता है। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही, एक लकड़ी, एक लड़की होना चाहिए, एक लड़की, ठीक है, झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े होने पर जो प्रदोल आवर्तकाल होगा, जब खड़ा हो जाएगी तो वो घट जाता है, ठीक है। बैठने पे ज़्यादा रहेगा तो कम हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? जो रोटेट करने का जो आवर्तकाल है झूले का, वो घट जाएगा। जब खड़ा होने पे क्या होगा? वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पे पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होता है। ये तो बिल्कुल गलत है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, बिल्कुल ये भी सही है। जब गोला मध्य से गुजरता है तो उस समय त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो सबसे ज़्यादा तीव्र कब चलेगा पेंडुलम की? तो शीतकाल में। क्यों?
क्योंकि गर्मी में क्या होता है, उसका लंबाई बढ़ जाता है तो उसका चाल सुस्त हो जाता है, थोड़ा गति कम जाता है, लंबाई पे डिपेंड करता है। तो ये लंबाई अगर बढ़ जाएगा तो इसकी गति कम हो जाती है, तो शीतकाल में ये थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो उस समय क्या होगा कि इसका गति जो होता है पेंडुलम का वो तीव्र हो जाता है। तो याद रखिएगा, तो पेंडुलम की जो गति होती है वो लंबाई पे डिपेंड करता है, और गर्मी के महीना में लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो उस समय क्या होगा, गति घट जाएगा, और शीतकाल में जब सिकुड़ जाएगा तो उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग, अब कहिएगा एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि एक ऐसा वेग जिस वेग से अगर किसी वस्तु को पृथ्वी पर से फेंका जाए तो वो दोबारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं आएगी, यानी उसके बाहर चली जाएगी। तो वो है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाएगा तो वह फिर दोबारा पृथ्वी पर नहीं लौट के आएगी। ठीक है, तो कितना हो गया इसका, पृथ्वी का जो पलायन वेग क्या हो गया, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 85 क्वेश्चन करके आज रहने देंगे, फिर दूसरे दिन करेंगे हम लोग। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में 8 किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड से फेंका जाए तो वो तो आ ही जाएगी, क्योंकि 11.2 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तब ना वो वापस नहीं आएगी। ये तो फिर से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से भेजेंगे, 11 से कम है, 11.2 से कम है, तो स्वाभाविक है पृथ्वी पे फिर आ गिरेगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण, यह पृथ्वी के निकट है, बिल्कुल नहीं। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, बिल्कुल। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यहाँ पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है, यही इसका आंसर है। ठीक है, बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बॉल पेन जो है वो गुरुत्वीय बल पे काम करता है। बॉल पेन किस बल पे काम करता है, तो याद रखिएगा गुरुत्वीय बल पर काम करता है। तो टोटल 85 क्वेश्चन हमने अभी आपको करवाया, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे इसमें से आप देखेंगे कि साइंस में यही सब क्वेश्चन बीपीएससी या अन्य जनरल कंपटीशन हो, चाहे आप प्रशासनिक सेवा के लिए जाइए, चाहे बिहार पुलिस या जो भी कंपटीशन होता है जनरल, सब में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, निश्चित तौर